नमस्कार। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक मुलाकात में हर बार हम एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ खास पहलू आपके सामने रखे जाएं। उनके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं, उससे आपका परिचय कराया जाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी ही एक खास शख्सियत हैं। हमारे साथ हैं भावना सुमैया जी। वो एक जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं और जर्नलिस्ट हैं और 40 साल से भी अधिक समय से मीडिया के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। आज सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं मगर रेडियो और पॉडकास्टिंग जैसे भी क्षेत्रों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अभी भी सक्रिय रीति से काम करते हैं। जर्नलिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने 18 से भी अधिक किताबें लिखी हैं, जिनमें से हेमा मालिनी जी और अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियतों की बायोग्राफीज भी हैं। उनके सिनेमा के क्षेत्र के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। आज आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। पहले तो ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में जो भी हमारे पास मेहमान आते हैं उन सभी का ये एक मुलाकात एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। नेचुरली जब भी व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ अचीव करता है तो उसकी शुरुआत टाइनी स्टेप्स से होती है। तो आपकी शुरुआत कैसी रही है? क्या आपने कभी पहले सोचा था कि मैं ये करियर चुनूंगी या ये एक एक्सीडेंटल तरीके से हुआ? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? कैसी आपकी जर्नी रही है, वो शेयर करें। मेरी पैदाइश मुंबई में हुई और मैं सारी पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में हुई और मेरे इर्द गिर्द ऐसा कोई राइटर नहीं था, कोई जर्नलिस्ट नहीं था जिसको मैं एडमायर करती थी। मैं राइटर नहीं बनना चाहती थी, मैं काम करना भी नहीं चाहती थी। मुझे ऐसी कोई एम्बिशन नहीं थी जिंदगी में। मैं खुश थी अपने घर में और अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ, तो मैं इसलिए काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरे से गलती हो जाएगी तो कोई मुझे डांटेगा और घर में मुझे कोई डांटता नहीं था। मगर मैं कॉलेज के अखबार में लिखती थी और एक बार कुछ कॉलेज का ट्यूटोरियल हमको लिखना था और मैं वो ऐसे ही अपनी मेज़ पर छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे खेलने चली गई थी। तो मैं जब घर आई तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि यू कैन राइट, यू कैन एक्चुअली राइट, यू आर अ राइटर। तो मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। फिर एक कॉलेज में लड़की थी तो उसने कहा कि वो बाजू की बिल्डिंग में ही थी हमारे कॉलेज के, कि वहाँ एक उनके नेबर है जो एक अखबार निकालना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपका ये आर्टिकल जो कॉलेज मैगजीन में आया था पढ़ा। तो एक गराज में छोटा सा उनका कमरा बनाया था और मेज़ भी टूटी हुई थी, नीचे पत्थर रखे थे उसको बैलेंस करने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ और आगे चलकर देखना बड़े बड़े लोग तुमको मिलने आएंगे। तो मैंने वो टूटी हुई मेज़ को देखा और फिर वो चाय भी जो मेरे को दी गई तो वो एक इतनी छोटी सी कुल्हड़ में थी, वो भी टूटा हुआ था। मैंने बोला कब, कौन, क्या? तो मैं कुछ बोली नहीं और मैंने कहा, उसने कहा मैं तुमको पगार भी दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा 100 रुपया दूंगा। मैं बात कर रही हूँ 1977 या 78 की। तो मेरे लिए सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि 100 रुपया, इतना ज़्यादा पैसा से मैं क्या करूँगी? ये इतना ज़्यादा पैसा मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी? बहरहाल मैंने उनको हाँ कर दी और 1 महीने में तो बात ख़त्म भी हो गई। पता नहीं कैसे बात चलती गई और फिर कोई दूसरा आया, फिर कोई तीसरा आया और तभी मेरे माँ और पिताजी मेरे दूसरे भाई को मिलने टोरंटो गए थे और पीछे से ये एक इंटरव्यू के लिए मैं ताज होटल में गई थी और मैंने अपना इंटरव्यू, देखो मैं 20 साल की थी, मिडिल क्लास बैकग्राउंड की थी और उन्होंने जो सवाल किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुझे कोई परवाह नहीं थी, मुझे कुछ चाहिए नहीं था, मैं अपना आई वॉज माई सेल्फ। तो वो लोग मेरे को फिर फ़ोन करने लगे कि आप ज्वाइन हो जाओ। तब तक मेरे माँ और पिताजी वापस आ गए। घर में एक काला टेलीफोन MTNL का होता था, तो एक आदमी का फ़ोन आ रहा है तो मेरी माँ पूछेगी कि कौन है, क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि आप लोग नहीं थे तो मैं इनको मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि वो मुझे 500 रुपया पगार देंगे। अभी 2-4 महीने पहले 100 रुपया दे रहे थे, अब ये आदमी 500 रुपया देने वाला था। तो मेरी माँ ने कहा कि तुमको तो कुछ आता नहीं है, तो वो आदमी क्यों तुमको 500 रुपया दे रहा है, तुम मना कर दो क्योंकि पिताजी को पता चलेगा तो तुमको सीधा बालकनी से फेंक देंगे।
तो वो आदमी का फ़ोन आया, मैंने कहा मेरी माँ ने मुझे मना किया है, मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी। तो उन्होंने कहा आपकी माँ को क्या प्रॉब्लम है, आप उनसे पूछिए और मैं वापस फ़ोन करूँगा। तो मैंने कहा वो पूछ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इतने यंग होते हो तो इतने निर्दोष होते हो। तो मेरी माँ ने कहा कि ये सारे फिल्म वाले के अखबार में मेरी बच्ची जाएगी, ये जो विलन होते हैं कैसे खूंखार लगते हैं, तुम कोई विलन को इंटरव्यू नहीं करोगे। दूसरा, तुम शाम को 6 बजे के पहले घर आ जाओगे, तुम पार्टी में नहीं जाओगी और तुम परदेश या मतलब आउट ऑफ टाउन नहीं जाओगे। तो मैंने उनसे कहा कि ये प्रॉब्लम है, तो भी वो मान गए। अब मेरी माँ को और भी शंका हो गई कि ऐसा क्या तुम में हुनर है जो हमने नहीं देखा और बाहर वाले देख रहे हैं। फिर मुझे लगता है मेरे माँ और पिताजी ने ऐसे सोचा कि थोड़ा टाइम उसको कर लेने देते, उसका शौक पूरा हो जाएगा और बाद में बात खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ ये है, जो सिनेमा या हम माया नगरी कहते हैं, मैंने तो कोई रास्ता सोचा नहीं था, अपने आप रास्ते खुलते गए। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी के ही भाई है अभिजीत ठक्कर, तो वो मेरे पास आए और कहा कि पॉडकास्ट के बारे में सुना है। मैंने कहा नहीं मालूम है, टेक्नोलॉजी का इतना नहीं था ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि मेरे पर विश्वास करती हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे शो करवाऊंगा, और उन्होंने वो चक्कर शुरू कर दिया। तो अभी लोग मुझे पॉडकास्टर भी जानते हैं। उसके पहले रेडियो में बुलाया था, कहा कि आप फिल्म के रिव्यूज़ कीजिए, तो मैं तो इंग्लिश में करके चली आई। उन्होंने वापस बुलाया कि इंग्लिश में नहीं चलेगा, हमारी पूरी रीच हिंदी बेल्ट है। तो हिंदी आती नहीं थी जो आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बोलने की आदत नहीं थी। फिर वो इंजीनियर जो होते हैं वो उच्चारण को रेक्टिफाई करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस उम्र में कहाँ जाके टीचर रखूंगी। तो मैंने ये तय किया कि घर जाके जब भी न्यूज़ देखती थी तो सिर्फ हिंदी में देखना शुरू किया, और जो भी लोगों से मैं मिलती थी, जब मुझे पता होता था कि ये अच्छी हिंदी बोलते हैं तो उनके साथ हिंदी में ही बात करती थी। बिकॉज इंग्लिश इज माई फोर्टे, इंग्लिश इज माई लैंग्वेज, इंग्लिश इज वॉट आई हैव स्टडीड, इंग्लिश इज वॉट आई राइट। आई हैड टू मास्टर द अदर लैंग्वेज। तो इसी तरह से रेडियो में भी गाड़ी चल गई। तो मैं सोचती हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान मेहरबान है, और थोड़ा सा सरस्वती का भी उपकार है। आप जिस सिंप्लिसिटी से इन चीज़ों को बताते हैं, नेचुरली आपके जर्नी में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति चैलेंजेस को पार किए बगैर ऊंचाई हासिल नहीं करता। अक्सर लोग देखते हैं कि चैलेंजेस आते ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, कई लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे डील किया? वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अंदर से उन चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करती आई हैं? जवानी में तो सबकी तरह हम भी घबरा जाते थे। वो दौर ऐसा होता है कि यू आर वेरी इंटेंस, तो हर चीज़ आप बहुत पैशनेटली फील करते हो जी। तब अच्छे दोस्त होते हैं, माँ बाप से भी बात होती है। आई थिंक द वैल्यूज जो हमको मिलते हैं घर पे और उनका समय जो मिलता है, उससे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। बाद में जब आप 30 का पढ़ाओ या 40 का पढ़ाओ या 50 का पढ़ाओ पार करते हो, तब तक आपको जिंदगी समझ में आ जाती है। हर दरवाज़ा, खिड़की, वेंटिलेटर कैसे खुलता है, बंद होता है, इसका अंदाज़ा हो जाता है, और कुछ भी कायम नहीं है, ये भी बात समझ में आ जाती है। तो कितनी भी घबराहट क्यों न हो, कितना भी डर क्यों न लगे, आप थोड़ा सा शांत रह जाओ तो वो रात या शाम निकल जाएगी और दूसरे दिन अलग नज़रिए से आप देख सकते हो। मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हूँ करीबन शायद 1 दशक हो गया है, मगर जितना होता है उतना करती हूँ। ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं है जी। और मेरे पर किसी का प्रेशर भी नहीं है। तो जो वहाँ की बहनें हैं उनको मैं पूछती हूँ कि आप लोग ऐसे कैसे हो पूरी तरह से समर्पित? तो वो बोलते हैं एक आदत है, जिंदगी है। तो मैं बोलती हूँ शायद मैं तो कभी नहीं पहुँच पाऊँ वहाँ। तो वो जो बहनें हैं वो कहती है कि आपको दिखता नहीं है, आप 10 साल पहले जो थी वो नहीं हो, उससे अलग हो आप। तो ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसी किसी ने हमको हमारे बारे में कुछ बताया है जो अच्छा है,
उससे भी शक्ति मिलती है। पूजा पाठ करते हैं, उनसे भी शक्ति मिलती है। और बेसिकली आपकी नीयत अगर अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं करते हो, तो मैं सोचती हूँ मेरे साथ बुरा कोई क्यों करेगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे टच स्टोन्स होते हैं एक व्यक्ति के लाइफ में जो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं या उसका सपोर्ट मैकेनिज्म बन जाता है। आजकल हम देखते हैं कि समय जैसे बदल रहा है, खासकर आप फिल्मी जगत से भी जुड़े हैं, आपका उस फील्ड में महारत है और वर्क आपका उस फील्ड में रहा है। लोग सिनेमा को एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ अक्सर कभी कभार देखते हैं और नेचुरली उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लोग एंटरटेन भी होते हैं, बट जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे लोग देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप इन चेंजेस को कैसे देखते हैं? क्या बदलाव आ रहा है? सिनेमा को नेगेटिव कॉनोटेशन से पहले ज़्यादा देखा जाता था। अब सिनेमा ही इतना रियलिस्टिक हो गया है कि हम उनको एक जरिया मानते हैं। जिस तरह से मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसी तरह से सिनेमा एक है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि सिनेमा से ज़्यादा सेंसिटिव मीडिया कोई नहीं है, क्योंकि इसमें साउंड है, लाइट है, स्टोरी है, नैरेटिव है, परफॉर्मेंस है, तो हम इट्स अ होलसम एंटरटेनमेंट। बदलाव सिनेमा में भी आया है, बदलाव टेक्नोलॉजी में भी आया है, बदलाव हमारी ज़िंदगी में भी आया है, बदलाव हमारे एडेप्टेशंस में भी आया है, बल्कि हर पल बदलाव आता है। एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, ये हमारी फितरत है। अगर हम नहीं एडजस्ट अडेप्ट कर पाते तो हमको भगवान ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते। अब देखो, जब हमने शुरुआत की थी जर्नलिज्म में, हम पेंसिल से लिखते थे, उसके बाद हम पेन से भी लिखते थे। इतने बड़े टेप रिकॉर्डर लेकर हम स्टूडियोज जाया करते थे, उसमें उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, फिर हम उनको सुन के अपने नोट्स बनाते थे। और ऑफिस में एक मैनुअल टाइपराइटर होता था और सबके आर्टिकल्स वो टाइप करते थे। और फिर उसके ब्रोमाइड्स बनते थे और लेआउट शीट में उसको स्टिक किया जाता था। अब एवरीथिंग इज डिजिटल, आप कंप्यूटर में पूरा अपना मैगजीन बना सकते हो। मुझे लगता है जो मेरी जनरेशन है वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हमने बहुत रिच जर्नलिज्म देखा है। हमने पुरानी पीढ़ियों के साथ भी बातें की है, इंटरव्यूज किए हैं, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के स्टार्स के साथ, फिल्म मेकर्स के साथ हमने समय गुजारा है। मल्टी स्टारर 70s में आई थी, 80 के दशक में आर्ट सिनेमा थी, 90 के दशक में बहुत अंडरवर्ल्ड का पैसा आ गया था सिनेमा में, तो अलग टाइप की फिल्में बन रही थी। थिएटर की हालत बहुत ख़राब थी, अच्छे परिवार के लोग थिएटर में नहीं जाते थे। ये सारा 80 के एंड में बदलने लगा। उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस आ गए, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स टाइप की फिल्में बनने लगी। जैसे आपने कहा, फिल्म इंडस्ट्री को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो आज नहीं, जब मैं जवान थी तब भी, तो मुझे जब लोग मिलते थे तो कहते थे आप फिल्मों में लिखती हो और आप फिल्मों के साथ संपर्क रखती हो, मगर आप तो वैसी नहीं लगती हो। तो मैंने कहा कि आप क्या सोचते हो कि अगर मैं सिनेमा के बारे में लिखती हूँ तो मुझे हेलन की तरह कपड़े पहनकर डांस करना चाहिए? तो एक लोगों को होता है कि फिल्म में लिखती है तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होगी या ऐसे होगी। मुझे क्या, मुझे तो लिखना है। मैं इसी तरह से ड्रेस होती अगर मैं सिनेमा से जुड़ी हुई हूँ या नहीं हूँ, और मैं इसी तरह से सोचती और इसी तरह से लिखती, क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है और उनकी ब्रीडिंग है। बिल्कुल, कितनी गजब की बात है। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि बदलाव हर जगह होता है। हम सिनेमा को जब देखते हैं या किसी भी आर्ट फॉर्म को देखते हैं, हम कहते हैं कि आर्ट इंस्पायर्स लाइफ एंड लाइफ इंस्पायर्स आर्ट। तो वो बदलाव आज हम हर जगह देखने लगे हैं। आज के इस एक मॉडर्न लाइफ में जब हम चीज़ें बहुत ही तेज़ गति से जाती हुई देखते हैं, तो ऐसे समय पर आध्यात्म की या स्पिरिचुअलिटी की रेलेवेंस कहाँ तक है? क्या इसका कोई उपयोगिता या फिर कोई भी आवश्यकता इस समय के हिसाब से प्रासंगिक है, ऐसा आप देखते हैं? मुझे लगता है कि आपके माँ बाप किसको फॉलो करते हैं, आपके घर में क्या वातावरण है, उस हिसाब से आपकी वाणी, वर्तन और व्यवहार रहता है। और हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ हुआ है। हमारे घर में हमेशा मैं क्योंकि बेसिकली गुजराती हूँ और हमारे जो कुल देवी
तो काठियावाड़ में है, और जो हमारे फैमिली गॉड है वो राजकोट में है। तो हमेशा मौका ढूंढा जाता था कि परिवार के साथ वहाँ जाए। और मेरी माँ अपने किस्से सुनाया करती थी कि कैसे वो प्रॉब्लम जब आई तब जलाराम बापा ने कैसे उनको मदद की थी। और वो हमें ये बचपन से सिखाया था कि कभी घबरा जाओ तो उनको याद करो और कहो कि आपको मदद करे, तो वो आपकी मदद के लिए हमेशा है। आप जिस तरह से जिंदगी में आगे चलते हो तो मुझे लगता है आप अपना खुद का भगवान या आपका गुरु ढूंढते हो। तो मुझे कृष्ण भगवान पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, क्योंकि मैंने कृष्ण भगवान पर 2 किताबें भी की है, और पहली किताब करने में बहुत कष्ट आ रहा था। तो मैं रोज़ शाम को उनके मंदिर जाती थी और कहती थी कि ये मेरे से हो नहीं रहा है, मैंने बोला है कि मैं करूँगी, आप मेरे दिल में आइए, आप मेरे हाथों में आइए और आप ये किताब लिखिए। तो मैं आज भी मानती हूँ कि वो किताब उन्होंने ही लिखी है। कौन आपकी ज़िंदगी में कब आता है और क्यों वहाँ आप आकर्षित होते हो, वो भी एक कहानी होती है। मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग भी करती हूँ, और मैं ब्रह्म कुमारी को मैंने शिवानी जी को सुना था जब मुझे स्लीप डिसऑर्डर था। तो मैं फिर वो हर रात उनका इंतज़ार करती थी और मुझे लगता था कि वो मेरे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है। एक दिन मेरे ईमेल में फ्यूचर एम्पावरमेंट या इस तरह का कोई वर्कशॉप होता है, नासिर साहब कोई है जी, तो उन लोग ने मुझे बुलाया था और उस वक्त मेरा काम में कुछ छुट्टी जैसा था। तो मैंने सोचा जाऊं नहीं जाऊं, मैं इनको जानती नहीं हूँ, क्यों मैं जा रही हूँ कर रही थी, मगर मैं चली गई। और मैं वहाँ गई और चाय पी रही थी और बहुत सारी बहनें थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, बट वो मुझे इस तरह से मिली जैसे वो मुझे जानती है। और मुझे वो रूम में लेकर गए, छोटे छोटे टेबल थे और वहाँ पे उन लोगों ने पहले से तय किया था कि कौन बैठेगा। मेरी टेबल पर नासिर साहब थे, मैं थी। तो मेरी टेबल पर निज़ार साहब थे, मैं थी, और बिरला परिवार की बहू थी। तो वर्कशॉप करा रहे थे, तो मैं अभी भी थोड़ी ऐसे अपटाइट थी। मैं आ गई थी, मगर मैंने अभी तक पूरी तरह से उनको अपनाया नहीं था। वैसे भी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो पूरी तरह से मैं ऐसे आसानी से मैं समर्पित नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सवाल है तो वो मुझे पूछना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज ऐसी थी कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है जो बहुत बहुत मुश्किल समय था, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करिए। तो निज़ार साहब ने बहुत ही भयानक चीज़ बताई और मोहतरमा ने भी बहुत सफाई से बताई। मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि ये 2 अनजान लोगों के साथ मैं बैठी हूँ, उन लोग ने बता दिया ठीक है, उनकी मर्जी, मैंने तो फोर्स नहीं किया। अभी ये लोग ने ब्रह्म कुमारीज ने तय कर लिया कि बता दो, तो मैं कोई नहीं बताने वाली हूँ। तो मैं बैठी रही। तो निज़ार साहब ने बहुत प्यार से पूछा कि आप बताइए। तो मैंने कहा कि मेरे बताने से क्या फायदा होगा या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो उन्होंने जो बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल में घर कर लिया। उन्होंने कहा कि शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके, मगर आपके अनुभव से हमारे लिए ज़िंदगी में आगे चलकर अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो हम उसका सामना कर सके। ये कितनी हम्बल बात थी, कितनी बड़ी बात थी। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। तो फिर थोड़ा सा झिझक के, थोड़ा सा रुक के, पूरी तरह से नहीं मगर कुछ कुछ तो मैंने बताया। फिर मैं जाती रही, अब भी जाती हूँ। रोज मुरली सुनती हूँ ऐसा नहीं है, गुरुवार को जाती हूँ, बहनों से मिलती हूँ। उनका कोई खास प्रोग्राम होता है जहाँ मेरे लायक कुछ बोलना हो, कुछ भी हो, तो मैं हो सकता है तो हमेशा हाजिर होती हूँ। मैं डांस सीखती हूँ। तो जिस तरह से डांस का गुरु होता है उसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी गुरु होता है। और वो गुरु परमानेंट नहीं होता है, और वो गुरु ढूंढने से भी नहीं मिलता है। वो गुरु जिस तरह से आपको अच्छे गुरु की तलाश होती है, उसी तरह से गुरु को भी आपकी तलाश होती है। तो आप उनको किसी भी रूप में मिल सकते हो, और जितना ज्ञान उनसे लेना है वो आप लेते हो और आगे चलते हो। ज्ञान पूरा नहीं होता कभी,
और सब सीख लिया है, ऐसा भी नहीं है। और एक ही जगह से मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं अपने सारे चैनल्स रखती हूँ खुले। बिल्कुल। तो जिस तरह से ब्रह्म कुमारी को भी मैंने बहुत क्वेश्चन किया था, उसी तरह से मेरी बिल्डिंग में ही ये बुद्धिस्ट चैंटिंग के ग्रुप होते हैं। तो मैंने कहा नहीं आऊँगी, मैं नहीं बोलूँगी, क्यों, कैसे। देखो, मेरा फाइनल सोल्यूशन ये है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी फिलॉसफी हो, जितना ध्यान, समय, श्रद्धा एक में दोगे, वही आप 4 में भी देते हो। तो क्या सही है, 4 में देना चाहिए, 1 में देना चाहिए, ये चीज़ों का अभी तक मुझे ठीक जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ से। जैसे एक बहुत अच्छा वाक्य है, बोलते हैं कि एक इंसान था जो बहुत तकलीफ में आया, तो उन्होंने कहा हे राम। तो राम जी उठे स्वर्ग से उनकी मदद के लिए आने की तैयारी में, तभी उनका पाँव जहाँ फंस गया था और भी फंस गया, और उन्होंने कहा हे कृष्ण। तो कृष्ण जी भी उठे, तो राम जी ने देखा कि कृष्ण जी उठ गए हैं, तो अब जा रहे हैं उनकी मदद के लिए, तो मैं नहीं जाता हूँ। उसी तरह से और मुश्किलात आई, तो उन्होंने तीसरे भगवान हनुमान जी को बुलाया। अभी हनुमान जी भी उठ गए, तो कृष्ण जी ने सोचा कि छोड़ो, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, और अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जो ये सारे जवाब देता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हमारे घर में एक बहुत कुछ बड़ा किसी का एक्सीडेंट हो गया था, और मेरी माँ रात को जब भगवान को सुला रही थी, तो बड़ी दीदी ने कहा कि ये भगवान का सोने का समय नहीं है, हमारे घर पर इतनी बड़ी आपत्ति आई है, उनका घूंघट उतार दो, उनको जागना है और हमारे घर की बच्ची को ठीक करना है। तो तब से जब मैं बाहर गांव जाती हूँ तो भगवान को सुला के नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, तो मेरा ध्यान रखने के लिए उनको जागना है। मगर इस बार जब मैं यहाँ आ रही थी, तो मैंने सोचा वैसे ही वो मूर्ति के फॉर्म में खड़े हैं, तो उनके पाँव कितने दुखते होंगे, ऊपर से मैं उनको घूंघट भी नहीं डाल रही हूँ, तो वो सो भी नहीं पाएंगे, और वो मेरे दरबार नहीं है, उनको मदद करनी है तो उनको नींद में भी मैं पुकारूंगी तो वो आ जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो आपको सुला के जा रही हूँ, अब आपको जो करना है करिए। ये बात कितनी क्लैरिटी देता है कि हम अपनी आस्था को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अपना एक पर्सनल कनेक्ट रखते हैं, और वही स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है कि अगर आप उस अंडरस्टैंडिंग को लेके चलते हैं तो फिर तो बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया रह सकता है। बातचीत के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं समझता हूँ वक्त इतनी ही इजाज़त देता है। अगर आपने इतनी खूबसूरती से और इतनी सादगी के साथ अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए खोले और इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, मगर आपने जो कुछ भी सुनाया वो सब कुछ हमारे ऑडियंस के लिए और दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद रहा है और रहेगा, ऐसी कामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। जब हम लोगों की ज़िंदगियों को बारीकी से देखते हैं, जब उनके दिल के दरवाजे खुलते हैं, तो हमारे लिए भी कितनी सारी खूबसूरत गिफ्ट्स निकलते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए आज के एपिसोड में भी ऐसे तोहफे मिले होंगे। फिर एक मुलाकात में मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।